अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब तक के गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें मैदान मार लिया है। जो कहा जा रहा है, अब तक की जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून की अब तक 3 नशिस्तें हैं, मजलिस वादत मुस्लिमीन की भी 1 नशिस्त है और 7 आज़ाद उम्मीदवार जो ये इंतखाब जीत चुके हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो जब अगर मखसूस नशिस्तें हैं और उन सब का हिसाब किया जाए तो बज़ाहिर बड़ा आसानी से अपनी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं हुकूमत बनाने का, और जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उनको मुबारकबाद भी पेश कर दी है, उन्हें भी और सदर ज़रदारी साहब को भी। अब मामला ये है कि इसके फ़ौरन बाद आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि बजट के लिए मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। इस पर बात करेंगे कि बजट की मुलाकातें, इसकी फौरी बात कैसे शुरू हुई और क्या मामलात थे। लेकिन जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम बैनुल अक़वामी अमूर हैं इस वक्त, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि पहले जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके ऊपर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। खालिद फ़ारूकी साहब सीनियर तजज़िया निगार हैं, इन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखिल हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जो है वो कादिर खान मंदोखिल साहब से ये बात कर पूछूँ कि हमारे यहाँ जो कादिर साहब ये एक रिवाज निकला है नया कि जो हारने वाली जमातें हैं वो तो ववेला और शोर करती थी धांधली का, ये जीतने वाली जमात भी जो है वो भी धांधली का शोर कर रही है, नताइज मांग रही है, बावजूद इसके कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा जो मैं चाहूँगा कि इसका जो दूसरा मामला है, आम तासुर ये मिल रहा है कि ये जो अब तक बजट की मीटिंग्स जो हैं वो उसको डिले किया जा रहा था, उस पर बात नहीं की जा रही थी। जैसे ही वहाँ हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की इंश्योर हुई है तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो संजीदगी से बजट की तरफ और उसकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। आपको लगता नहीं कि ये जो आपका इत्तेहादी हुकूमत है उसको आपने प्रेशराइज करके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो हुकूमत बना ली, लेकिन ये जो मामला आज़ाद कश्मीर का है वो भी बहुत टेढ़ा हुआ है, वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस पर भी बात मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी कर दीजिए। ये जो आपने ये जीती है नशिस्तें, इसके बाद आप इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं या किसी और को साथ शामिल करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी टेढ़े पेढ़े सख्त सवालों के जवाब तो दूं, उसके बाद आखिरी सवाल पे आऊंगा। आपने दिल की पड़ास निकाल दी पीपल्स पार्टी पे, कोई बात नहीं है। हम हमेशा मीडिया से डसे हुए हैं और कभी भी हमने मीडिया के ऊपर जुल्म सतम नहीं किया। हमेशा पीपल्स पार्टी ने मीडिया का साथ दी, जो कि मीडिया हमेशा डसती है पीपल्स पार्टी को, ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आपने बात की है प्रेशराइज, किस बात की प्रेशराइज? आप पहले ये जुमला दुरुस्त कर ले, उर्दू भी ठीक कर दे। प्रेशराइज तो उस वक्त होते हैं कि हमने तो इलेक्शन से पहले ही सारी बातें की है। हमने तो पहले ही कहा कि ये पंजाब की कातिल पुलिस सीसीडी को वहां भेजने का क्या मकसद था। हमने तो पहले ही कहा कि ये शहबाज राजा पता नहीं कहां से पटवारी उठ के उन्होंने वहां बिठा दिए है धांधली के लिए, जो अपने ही मुल्क को के अंदर एनओसी मांग रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान रियासत को अपनी वालिद का रियासत समझ के वो अपने रूल्स बना रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर आमिर मुकाम साहब समेत तमाम वज़रा वहाँ फंड के ऐलानात कर रहे हैं, वहाँ पे जलसे जुलूस कर रहे हैं। इस अक्लमंद आदमी को कोई कानून नजर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, पटवारियों की सोच है वो तो ऐसी होगी ना जैसा सुल्तान राजा कर रहा है। तो मैं ये समझ लूँ कि ये सारी चीजें तो हमने इससे पहले ही कही है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के और प्री पोल रिगिंग के जो इंतजाम है वो कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, गिलगित बल्तिस्तान वफाकी टेरिटोरी है, वहां जो पुलिस जो आप बुला रहे हैं, पंजाब के कातिल पुलिस सीटीडी, जो आलमी अदारे उनके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं, अल जज़ीरा टीवी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की कातिल पुलिस है। आज भी 3 मासूम लोगों को ने कत्ल किया, आज के दिन भी। और इससे पहले पिछले महीने में बलूचिस्तान से बुक्टी कबाइल के 3 भाइयों को धोखे से बुला के कत्ल कर चुकी है। और तमाम कत्ल की FIR जो ना वो सेम है। और वो ये कहता है कि हमने मुलजिम को ले जा रहे थे, मुलजिम के साथियों ने फायरिंग किए। बदबख्त कोई पुलिस वाला मरता नहीं है, न जख्मी होता है, मरता है तो वो गरीब जो उसके कस्टडी में होता है वही मरता है। तो ऐसे पुलिस के जरिए आप वहां क्यों बेच रहे थे? आप एक एफसी बुला लेते, आप रेंजर्स को बुला लेते, आप आर्मी को बुला लेते, फेडरेट या चारों सूबों से बुला लेते,
आपने क्यों एक मखसूस सूबे से वफाकी और सूबाई हुकूमत, जिस पार्टी की हुकूमत है, वहां से आप एक ऐसे बदनाम जमाना पुलिस को आप बुला रहे थे? नंबर एक बात। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और खुरम दस्तगीर साहब ने जो वहां पे नक्शा पेश किया है कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए गिलगित बल्तिस्तान, मैं कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने फैसला दे दिया है कि हमें 70% रेवेन्यू देने वाला कराची चाहिए, हमने सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। ये फैसला भी बड़ा वाज़ेह कर दिया है गिलगित के आवाम के। और फिर साथ साथ ये जो फॉर्म 45 है वो क्यों देर से दे रहे, क्यों नहीं देने रहे? अभी भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। जब पहले लिस्ट आई थी तकरीबन कुछ 17 नशस्तों में का ऐलान हुआ तो उसमें से 9 पीपल्स पार्टी जीत रही थी, 2 मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। अभी मुस्लिम लीग की सीटें जो है ना वो बढ़ती जा रही है फॉर्म 47 के तहत। तो ये सारी चीजें तो हम पहले ही खदशात जाहिर कर रहे थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे ड्रामों के बावजूद, इन सारे अरबों के बावजूद आज भी सरफहरिस्त पीपल्स पार्टी है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, आसफा बीबी ने जिस तरह कैंपेन चलाई गिलगित बल्तिस्तान में, वो आपके सामने है। इनका रहनुमा तो यह है, मरियम बीबी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सिर्फ वहां पे उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे, वो जलसे से खिताब नहीं करें। मगर आप मीडिया पे बड़े शरारती, वो आप लोगों ने आखिर ढूंढ लिया और वो बातें वो गलवा ली है। वहां जाके वो वोट मांगने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान वालों को ताने दे रहे थे, मुझे बाहर निकाला, तुम लोग क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये ताने तो लाहौर को दे, पंजाब को दे, जो फॉर्म 47 कहता है तो आपको बिठाइए, उनसे गिला कर रहे। ये गरीब तो वैसे पहले पिछले हुए, जिसको सब्सिडी शेख जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से मिल रही थी, जिसका नीम सूबे साहब आप वो आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है। हुकूमत आप इंडिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं या किसी को साथ मिलाएंगे? क्या पोजीशन है वो बता दीजिए ताकि फिर मैं उज़्मा कारदार साहिबा से आपके जो ये तुंदो तेज जुमले हैं इनके बारे में कुछ बात कर सकूं। देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम, क्योंकि इस वक्त तक की भी जो रिजल्ट आ चुकी है वो 11 नशिस्तें हमारे, जबकि 19 पे हमें बरतरी थी। अगर 11 को भी आप ले ले तो उसमें फिर खसूसी नशिस्त को अगर आपसे बढ़ा दे तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी जो है ना वो आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के इस हथकंडों पे, इस ड्रामाबाजियों पे, और फिर जाके वो कैप्टन सफदर जो है ना जिस तरह वो फजूलियात वहां पे कर रहा था, जिस तरह मेरे क़यादत के खिलाफ कर रहे थे, क्या मरियम बीबी को नजर नहीं आ रहे थे? जरूर उसने, मरियम बीबी ने पंजाब सीएमओ के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो क्या कैप्टन सफदर को याद नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों की याद है कि उनकी शादी कैसे होगी है? और वो जो वहां पे साहब, ये मैं नहीं चाहता कि आप पर्सनल अटैक्स करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपकी इत्तेहादी जमात है, विफाक में आप उनके साथ हैं, क्यों नहीं है? जो वो बकवास कर रहे हैं हमारे खिलाफ तो वो भी तो कर रहे हैं लाइट। देखिए, किसी ने वो मेरे क़यादत के खिलाफ अपनी बकवास वहां पे आवाम के सामने कर रहे हैं। भाई मंदुखेल साहब, जरा एक मिनट, मुझे जवाब तो लेने दीजिए ना। आप उस्मा शादी की बात की मैंने, उस्मा साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मुझे उस्मा कारदार साहिबा, आप ये जो आपको धांधली भी नहीं करनी आती, कैसी धांधली आप कर रही हैं कि आपकी 3 नशिस्तें हैं? अगर धांधली करनी थी, जिस तरह 19 नशिस्तें वो कह रही, कम से कम 19 नशिस्तें आपकी होती हैं। एक बात। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी इत्तेहादी जमात है और वो जिस तरह से आप तो सुन ही रही थी, वो उनको बड़ी शिकवे भी हैं। आप क्या समझती हैं कि क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो इतना शिकवेकारी? सिर्फ इस वजह से कि आपने लाहौर और कराची का कंपैरिजन ड्रॉ किया है, या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई और मामला भी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बड़ी हैरान हूँ आपके मेहमान को सुन के। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना रोना पीटना, ये तो ऐसे रो पीट रहे हैं जैसे नून लीग की 11 सीटें आ गई हैं। कमाल हो गई है भाई। आपके पास मेजॉरिटी सीटों की आई है, आप खुश होएं, हम आपके लिए खुश हैं। हमने तो बल्कि मुबारकबाद भी आपको दे दी है। पता नहीं आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप क्या समझते थे कि 100% सीटें आपको ही मिलेंगी और कोई बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट, या और कोई पार्टी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है? और आपको हमारी बातें तो याद आ रही हैं और आपका जो लैंग्वेज है सारा वो आप भूल गए। पटवारी ये और पटवारी वो, और जिस तरह से 45-47 की बिलावल साहब बातें करते रहे, हमें तो वो समझ ही नहीं आई वो मंतक क्या थी उनकी। फिर उन्होंने जिस तरह से तीर बरसाए मरियम नवाज पे इनडायरेक्टली के जी पंजाब है वो तो सपोर्ट ही नहीं करता 18th अमेंडमेंट को, तो आपको तो वो कुछ भी नहीं यहाँ पे देंगे जीबी में, वो तो बिल्कुल वफाक हर चीज़ ले जाएगा।
तो आपने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। जीतने वालों को तो बिल्कुल दिखानी चाहिए कि अब ठीक है, इलेक्शन कैंपेन में हर एक अपनी कोशिश करता है, हर एक का एक बयानिया होता है जो लोगों को वो कोशिश करते हैं कन्विंस करने की, लेकिन ये इस तरह से जिसे कहते हैं ना, ये रोंदी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पंजाब पुलिस क्या 3 सीटें तो हमारी आई हैं, फिर भी आपको पंजाब पुलिस का रोना मचा रहे हैं, और कभी आप साद रफीक की बात कर रहे हैं, तो वो तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और ना ही खुर्रम दस्तगीर हैं। और अगर उन्होंने कराची और लाहौर की बात की है तो वो तो पूरी दुनिया के सामने। आपके जो कराची से कोई आता है तो वो कहते हैं कि काश ये सड़कें हमारे पास भी होती, काश के ये वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स हमें भी कोई दे देता, काश के हमारे पास भी कोई ये सारी जो डेवलपमेंट की जो सहूलतें होती। तो ये तो कराची वाले जो है कहते हैं कि 2 दफ़ा उनको वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी जहन्नम में रह रहे हैं। ऑनेस्टली ये लोग कहते हैं तो हम दोबारा जहन्नम में नहीं जाएंगे, हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो ना उनके पास पानी है, अभी तक वो टैंकर माफिया के हथे चढ़े हुए। तो ये कोई हमने तो नहीं किया ना, पंजाब में तो हर घर में पानी आता है और वाफिर पानी आता है। तो अच्छा, खुदा के लिए खुदा के लिए रोंदी मारना बंद कर दें। ये बताएं कि आप जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो क्या अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहती है? क्या इस वक्त देखिए, ये तो हमारी जो लीडरशिप है उनका फैसला है, मैं उसके मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेट्स सी क्या होता है, वो क्या डिसाइड करते हैं। जो भी वो डिसाइड करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा अनकरीब। फारूकी साहब, ये जो एक तो मैं चाहूँगा 2-3 लाइनें ज़रूर इस बात पे कीजिएगा, मुझे इस बात की थोड़ी सी ज़रा समझ नहीं आई कि जीतने वाली पार्टी भी अभी मंदोखेल साहब का जो तरीका भी और बात जितनी अग्रेशन के साथ, मतलब कंपेन्स के अंदर तो एक दूसरे पे आर्गूमेंट होता है, इत्तेहादी जमात है, कोई एक जमात तो नहीं है, तो मुखालफत तो होती है इलेक्शन के अंदर, कंपेन में बातें भी होती हैं। एक तो वो मामला, दूसरा ये जो मिजाज पैदा हो गया कि जी 24 सीटें थी, 19-20 हमारी थी, पीटीआई भी कुछ ऐसे ही क्लेम कर रही है कि जी 18 सीटें हमारी थी, 80%। ये मतलब ये क्या मिजाज है? पहली बात तो ये है कि मंदोखेल साहब बड़े काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं और उनकी बड़ी इज्जत की जानी चाहिए और है भी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वैसे सही पूछे ना तो उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, वो हो सकता है आप इस पर भी रिएक्ट कर दें, लेकिन यह कि बड़ी अफसोसनाक बात है। पीपल्स पार्टी का कल्चर चेंज हो चुका है और आपको मालूम होना चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, सीओडी जब हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल डिफरेंट एक सियासी कल्चर आया था, बड़ी इज्जत दोनों तरफ से। और बीबी शहीद के बारे में आपको पता है कि जब वो उनको शहीद किया गया, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया था और बड़ी हमदर्दी, एक जो एक जज्बा स्पिरिट होती है, बड़ा एक बहुत एहतराम वाला जो जज्बा था ना, वो था। और जितने अफसोस का उन्होंने इजहार किया, उन्होंने एक नई बिल्कुल सोच, एक नया रास्ता दिया था पॉलिटिकल वर्कर को भी। ये जो बातें जो उन्होंने की हैं, जिस तरह की मरीम साहिबा का हवाला देके, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, अव्वल तो ऐसी नेगेटिव बात करनी नहीं चाहिए और अगर कहीं होती है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मसला ये है कि इस तरह की लैंग्वेज जो है ना यूज़ नहीं करनी चाहिए। बड़ा एहतराम है इनके लिए, लेकिन ऐसी बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके या नून लीग साथ, पीपल्स पार्टी को शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें मेरे ख्याल के मुताबिक 33 की अगर असेंबली है तो तकरीबन 21 के करीब उनकी सीटें हो जाएंगी, 20, 21, 22 यहाँ तक उनकी सीटें हो जाएंगी। तो हुकूमत के लिए वहाँ पे 17 अरकान की हिमायत चाहिए, इसलिए कि ये जो आज़ाद अरकान है ना, तकरीबन 6-7 आज़ाद अरकान है, पिछली असेंबली में नून लीग को मिल गए थे और उससे पिछली असेंबली में पीटीआई को मिल गए थे। यानी जो साबका वहाँ का तजर्बा है, वहाँ भी पीटीआई को और नून लीग को वहाँ पे जब उन्होंने अक्सरियत हासिल की तो उनको ये आज़ाद अरकान मिल गए, फिर टेक्नोक्रेट्स की और ख़वातीन की जो मखसूस सीटें हैं वो मिल गई, तो इसलिए उनकी मेजॉरिटी बन गई थी। अब भी पीपल्स पार्टी के पास अगर सीटें इतनी 20-21 हो जाती हैं, 22 भी हो सकती हैं, तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करे वहाँ पे, कि एक ऐसी स्टेक होल्डर, देखिए ना, जैसे 2008 की असेंबली आई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये थी कि विफाक में आपने स्टेक होल्डर ज़्यादा बनाने हैं, सो इसलिए मुस्लिम लीग नून को शरीक किया गया था और उसको वजारतें दी गई। अब भी मेरा ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी ये काम करती है, वैसे बनाने को वो बिल्कुल अपनी हुकूमत बना सकते हैं, फ्रीली बना सकते हैं, लेकिन अगर वो शामिल करें मुस्लिम लीग नून को भी,
तो इससे क्या होगा कि पीपल्स पार्टी का विफाक के साथ जो एक ताल्लुक है, यानी गिलगित असेंबली का, गिलगित हुकूमत का जो विफाक के साथ, इस्लामाबाद के साथ जो ताल्लुक जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है, जिसकी बड़ी ज़रूरत खास तौर रहती पर, है फंड्स हाँ जी, में, फंड्स हर के चीज़ मामले में, में, जी। तो वो ज़्यादा मजबूत होगा। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, इख्तलाफात इनके जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई, वो उसमें जो गर्मा गर्म तकरीरें करनी थी वो कर ली उन्होंने। 2024 में आज भी तो हमने मैं देखी कहता थी। हूं कि आज फिर एक और नया दिन अच्छा बड़ा अच्छा गुजरा है, आया है ना। इस पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुबारकबाद दी जी, है, जी। और ये बड़ा एक डिफरेंट, देखिए मुस्बत बड़ा पैगाम डिफरेंट एक एक तो। मुस्बत पैगाम है। अगर इस पैगाम को अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये पीटीआई से क्या तवक्को रखेंगे। पीटीआई के साथ तो एतराज़ ही ये है कि पीटीआई गैर जमहूरी सोच एक के साथ चलती है और वो किसी की बात को एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने के लिए नहीं तैयार होते। स्पेस उनके यहाँ बड़ी कम है। ठीक है कादर खान, मैं आपके पास दोबारा आते हैं। कादर खान मंदुखैल साहब, ये जो अब बजट के मामलात हैं इस वक्त विफाक में, कहा जा रहा है कि अभी मुलाकातें हुई हैं, क्या इतराज़ात हैं जो अभी भी आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं और क्या चीज़ें हैं जिन पर कंसेंसस होना बाकी है? देखिए, पहले मुझे एक जुमला की इजाजत दे दे कि आप और फारूकी साहब ने दोनों मेरी बात को तो आप लोगों ने बुरा माना, मगर आपने ये नहीं कहा कि कैप्टन सफदर ने जो हमारे क़यादत के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है या जो मुजम्मत करते हैं उसकी भी, अगर उन्होंने यही कहा था फारूकी साहब ने, अगर उन्होंने ऐसे लफ्ज था। बोले तो उसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। हम कौन सा कोई उनके, हम तो चाह रहे हैं कि इस मामले को समेटा जाए। भाई अगर का क्या मतलब होता है मेरे भाई, अगर की होगी भाई, की होगी। सबने देखा, अभी भी आप अगर मगर में लगे हो, वो भाई आप अभी भी अगर मगर में लगे हो। उन स्पीच किए तमाम चैनल पे, सोशल मीडिया पे आगे, आप अभी भी मतलब लिहाज मरवत कर रहे हो। अगर उसने बात की, अगर क्या कही है, मैं पागलों खामखा अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ। चलिए अच्छा चलें, आपने अपनी बात कह दी। मैं कुछ नहीं कहता हूँ मीडिया के बारे में, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हमेशा मीडिया ने नेगेटिव रोल अदा की है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, आज भी करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, करते रहो। फिर भी हम आपकी प्रोटेक्ट करेंगे, फिर भी पिका ऑर्डिनेंस की हम मुखालफत करेंगे, फिर भी मीडिया के सामने सड़कों पे और ऐवान कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम साथ में खुद मौजूद था उस वक्त भी। तो मैं ये कहूँगा कि साथ साथ जो बजट के हवाले से आपको पिछला बजट याद होगा कि पिछले बजट में भी पीपल्स पार्टी, आप एक चीज याद रखें कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट किया है, मगर साथ साथ सबसे ज्यादा अपोजिशन का किरदार भी पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। अब पीटीआई को तो सिर्फ खान को रिहा कर दो, अब वो नारा भी छोड़ दिया, खान से मुलाकात करो, एक ही नारा है। उनको आवाम से तो कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई है, पेट्रोल है, ये वो सारा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी ये जो मुखबरों को टोला है कराची में, मुखबर को मूवमेंट, इनकी तो बात ही कर ले, इनको तो थोड़ा सा आप जो मर्जी है थोड़ा फंड दे दो, फिर ये खामोश रहते हैं 4-6 महीने। सवाल ये कि पीपल्स पार्टी ने पिछले बजट में भी यही कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो फंड है उनको बढ़ा दे, क्योंकि 1 करोड़ गरीब आवाम को उसको फायदा हो रहा है और 4.5 करोड़ लोग जो इस वक्त भी शॉर्ट लिस्टेड है बीएसपी के प्लेटफॉर्म से, उनको वो पैसे नहीं मिल रहे, यकीनन फंड नहीं इस हवाले से। दूसरा ये कि सरकारी मुलाजमीन का पिछली बजट में भी आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। नून लीग तो हमेशा आपको पता है वडीरों के जागीरदारों की और कारोबारी लोगों की पार्टी है, वो तो कभी भी मुलाजमीन के लिए सोचते नहीं है। तो पीपल्स पार्टी आज भी ये मुतालबा है कि 50% इस महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाह है वो बढ़ाया जाए उसको। तो ये है। उसके अलावा जो कराची में पानी का यह है कि 4 मनसूबा, और उसके लिए जो इस साल, पिछले साल भी वापडा ने 40 अरब मांगे थे और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब दी है। और के अपना कराची हैदराबाद सक्कर मोटरवे जो है ना, वो अभी भी इल्तवा का शिकार है। उसके लिए फंड जो है ना वो न होने के बराबर, जो 1700 अरब जिसकी बात की जा रही है, जो विफाक मांग रहा है, पीपल्स पार्टी उसको उसमें से अपना हिस्सा सिंध से देने को तैयार होगी? देखिए, वो तो यकीनन एनएफसी अवार्ड के तहत जो रेशो बनता है वो जरूर दे, लेकिन ये चीज भी याद रखना चाहिए कि आज भी सिंध 70% रेवेन्यू देता है वफाक को। तो हम ये कहते हैं कि जब आप ये सारी चीज कर रहे हैं तो फिर अब मैं फिर बात करूंगा, फिर आप लोग बुरा मान लेंगे। शहबाज शरीफ साहब वो हमेशा उसका हल्का मेरा एक ही है कराची में, 2018 में इसके मुकाबले में इलेक्शन कर चुका हूँ। 2021 में मैं जीत चुका हूँ मिफ्ता इस्माइल कैंडिडेट को हरा के। 2024 में शहबाज शरीफ साहब को नाली से बचने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस किया था, वो विड्रॉ करके चले गए। मेरे उनका हल्का एक है, 1 रुपए नहीं दिया फंड, 1 रुपए, यानी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना है, अपने हल्के के लिए 1 रुपए नहीं दिया। ये बात नहीं करूंगा
फिर यहाँ ग्रीन जो लाइन है पिछले 7 साल से इल्तवा का शिकार है कराची में, उसके लिए वफाक पैसे नहीं दे रहे। तो हमारा ये कहना है, और कराची की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा आसान है कराची के ऊपर कीचड़ उछालना, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर बल्दियाती निजाम मौजूद है। पंजाब में तो पिछले 10 साल से नहीं है, और अभी भी जो हुकूमत बना रही है, जो कानून साजी कर रही है, वो बगैर किसी मेयर का वो बना रहे कानून साजी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 62% इस वक्त भी कराची की जो टेरिटरी है वो वफाकी हुकूमत के अंडर है, चाहे वो स्टील मिल के सूरत में, चाहे वो DHA की सूरत में, चाहे वो कंटोनमेंट की सूरत में, चाहे वो एयरफोर्स और नेवी की सूरत में। मगर मलबा सारा सिंध हुकूमत के सर पे, और 62% वफाक के पास है जो वफाक फंड नहीं दे रहे। तो ऐसी मंसूबे के लिए यकीनन हमारी टीम जो है ना वो कोशिश करेगी कि आपको ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, और वफाकी जो टेरिटरी है उसको भी आप फंड दे। इस हवाले से यकीनन हमारे रहनुमा उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर हमारी ये सारी मुतालबात मान लिए तो यकीनन हम बजट को सपोर्ट करेंगे। मगर याद रखना एक बात भी कि बजट के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी ऑलरेडी उनके पास 170 का फिगर मौजूद है। जी जी ठीक है, वो तो यकीनन मौजूद है। अहमद अवैस साहब, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, नून लीग शायद अपोजिशन में होगी। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है अब? हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये दोनों तो मिले हुए हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और हर किस्म की इलीगैलिटी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर और कानून की बारादस्ती के निज़ाम को ताकत के निज़ाम बारादस्ती के निज़ाम से बदलने में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इन्होंने ये काम इकट्ठे किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। तो इनसे हम क्या करेंगे? मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है आज, जब मैं जरा सा पीछे ले जाऊं इनको, ये जिस वक्त ये PDM में इकट्ठे होकर ये आ गए और इमरान खान की हुकूमत जब ये न रही, उससे पहले के दौर में जरा आप पीछे चले जाएं तो अभी क्लिपिंग अगर आप कहेंगे तो मैं क्लिप भेजने को तैयार हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक बहुत बड़े फंक्शन में तकरीर कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए हैं, और एक जर्नलिस्ट जो बड़े बहुत पाकिस्तान के अच्छे एंकरमैन में शुमार होता है जिनका, उन्होंने एक सवाल कर दिया कि क्या आप और पीपल पार्टी जो है आपस में कोई इत्तेहाद कर सकते हैं? आप जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे या उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब जो हैं बरमला माइक पे खड़े हुए स्पीच करते हुए ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करना तो ऐसे ही है कि जैसे मौत के कुएं में छलांग लगा देना। और फिर आगे फरमाते हैं कि जरदारी साहब ने तो मुल्क में करप्शन को प्रमोट किया है। वो मतलब एक दूसरे के मुतालिक क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद अब वो अगर आज इत्तेहाद करके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कहेंगे कि ये गैर PTI को कह दे कि ये गैर जमहूरी है। PTI आज जो पाकिस्तान का आइन है, क्या ये जमहूरी मुल्क का ऐसा आइन हो सकता है जिसमें सारी पावर जो है आप आर्मी चीफ को दे दें और आप जो है कानून की बारादस्ती को ताकत की बारादस्ती के निजाम से बदल दें? अच्छा ठीक है, मैं जी आप जी उसमें कारदार साहब, ये जो बात अब अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि हैं तो आप इत्तेहादी, मंदोखेल साहब और आपकी जो गुफ्तगू है उससे देख के तो नहीं लगता कि आप दोनों इत्तेहादी हैं। और ये इस सिचुएशन के अंदर अपोजिशन, बतौर अपोजिशन आप क्या अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, हमें तो अपोजिशन बेंचेस में बैठने में कोई आर नहीं है। अगर लीडरशिप ने डिसाइड किया तो ज़रूर अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ये तो अब उनकी सवाबदीद है। ये देखें, इत्तेहादी भी जो होते हैं ना, वो इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि हर एक ने कोशिश करनी होती है कि उनको मैक्सिमम सपोर्ट मिले, मैक्सिमम वोट्स मिले। तो उसके लिए फिर खींचातानी चलती है, उसके लिए हर पार्टी अपना एक बयानिया पेश करती है। कोई बयानिया पेश करेंगे तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो देखें, इलेक्शन का जो एक एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल फ़र्क होता है। जब एक दफ़ा इलेक्शन ख़त्म हो गई है तो उसके बाद फिर यू हैव टू मूव ऑन। फिर आपने देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपने किस तरह आगे बढ़ना है, जमहूरियत को किस तरह आपने फ़रोग़ देना है, आपने किस तरह से दोबारा एक इत्तेहाद बना के
पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठना है पार्लियामेंट में, और ख़ुसूसी तौर पे जो बजट जो है वो कोई नून लीग का बजट तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अवाम के लिए है ना वो बजट। तो आप पीटीआई को भी, पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं असेंबली में, क्या आप उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं बजट के ऊपर? देखिए, हम तो हर एक को इनवाइट करेंगे, जो भी पार्लियामेंट में बैठा है वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी आरा देना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन अगर जो इन्होंने जो नॉर्मली ये लोग करते हैं कि उठा के बजट की कॉपी पढ़ने की बजाय उसको सिर्फ पुर्जे पुर्जे करके हवा में उड़ा देते हैं, अगर उन्होंने ये करना है तो ये उनके लीडर की सवाबदीद है, हम इसका क्या कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत का काम जो है और जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे बजट जो है जिसमें इस्तेमाल होना है, वो उसमें बिल्कुल ताख़ीर ना हो, ताकि नुकसान ना हो किसी किस्म से पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, कादिर खान मंदुखेल साहब और अहमद अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे थोड़ी सी जो अमेरिका, ईरान और इसराइल के इस वक्त हालात हैं, और वो जो मुआहिदा जिसकी बात की जा रही थी कि इस हफ्ते होने के इम्कानात हैं, इसराइल की तरफ से जो हमले किए गए और ईरान के जवाबी हमले किए गए, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, उस पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक।